हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब लोग काफ़ी अच्छे हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 20 NIOS ज्योग्राफी क्लास 12 चैप्टर 20। ये पार्ट 1 रहने वाला है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली FDI ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एंड ट्रेड के बारे में काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट कितने प्रकार का होता है, इंडिया में कितने प्रकार के ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जैसे कि ट्रेन है, रेल है, तो और भी हैं, काफ़ी सारे रोड भी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम फिर ट्रेड के बारे में ही पढ़ेंगे कि ट्रेड क्या होती है, इसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, और यहाँ पर हम FDI के बारे में भी काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ने वाले हैं आज हम इस वीडियो में। तो चलिए चालू करते हैं वीडियो को। मगर अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो देन यू शुड सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, आपको सब्सक्राइब करना चाहिए। ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए और अपने इस वीडियो को लाइक भी कर देना। चलिए चालू करते हैं हम वीडियो को। स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन ज्ञान में। मैं हूं आपका दोस्त अरुण। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट FDI। लाइक व्हाट इज़ FDI? FDI का मतलब क्या होता है? FDI का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब देखिए, हमने हमारे प्रीवियस चैप्टर्स में हमने पढ़ लिया था एग्रीकल्चर रिसोर्सेज के बारे में। ठीक है, यानी हमने प्राइमरी रिसोर्सेज, जैसे कि बात करें जो प्राइमरी रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि अनाज हो गया, मेज़ हो गया। ठीक है, और यह वहाँ पर फिर दूसरे राइस वगैरह हो गए। ठीक है, और भी काफ़ी सारे रिसोर्सेज हैं जो प्राइमरी लेवल पर फार्मर्स के द्वारा प्रोड्यूस करे जाते हैं। वेल एज दूसरे रिसोर्सेज भी हमारे पास हैं जो मिनरल रिसोर्सेज होते हैं। मिनरल रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है? जहाँ पर मिनरल एज अ रॉ मटेरियल यूज़ होता है, उनको मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री बोल देते हैं, और रिसोर्सेज मिनरल्स कहलाते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हमें ऑलरेडी पता है। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर FDI के बारे में। FDI एक तरीके से एक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, जो एक तरीके से बाहर के लोग हमारी कंट्री में या तो वो इक्विटी यानी हिस्सेदारी लेते हैं। ठीक है, या फिर वो कुछ अनदर जो चीज़ें हैं, स्किल्स हो गया या फिर इक्विपमेंट्स हो गया, उन सारी चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी मैं बताने वाला हूँ आपको FDI क्या होता है। चलिए चालू करते हैं वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर देखिए, अवेलेबिलिटी जो रिसोर्सेज, जैसे कि एग्रीकल्चर रिसोर्सेज हो गया यानी प्राइमरी रिसोर्सेज, और सेकेंडरी रिसोर्सेज यानी मिनरल वगैरह हो गए, वो सारे रिसोर्सेज तो हैं। ठीक है, अब वहाँ पर उनके साथ साथ उनका ऑप्टिमम यूज़ भी तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ऑप्टिमम यूज़ ही नहीं करते हैं। देखिए, आजकल की जो पॉपुलेशन है वो कहाँ ऑप्टिमम यूज़ कर रही है। लाइक अब देख लीजिए, कोयले को ही देख लीजिए, कोयला कहीं ना कहीं हमारी कंट्री में बहुत है, मगर फिर भी आर वी यूजिंग दैट जुडिशियसली? नो, वी आर नॉट यूजिंग दैट। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बात करी थी, वो भी एक तरीके से रिसोर्सेज है, एनर्जी रिसोर्स। ठीक है, तो हमारे पास काफ़ी सारे रिसोर्स हैं, मगर हमारी जो लाइफ को एक हाई स्टैंडर्ड पर ले जाने के लिए क्या हम उन चीज़ों का एक अच्छे तरीके से, एक संपूर्ण तरीके से और एक सस्टेनेबल तरीके से यूज़ कर रहे हैं? नहीं। अगर मैं बताऊं तो नहीं। देखिए, मुझे नहीं पता आप अपने घर में ये प्रैक्टिस करते हैं नहीं करते हैं, बट हाँ, अगर कभी भी आप अपने घर से बाहर निकलते हैं, फिर अपने कमरे से बाहर निकलते हैं, देन यू मस्ट स्विच ऑफ द लाइट्स एज वेल एज द फैन। ठीक है, जो भी आपके घर में फ़ैन लगा हुआ है या फिर लाइट्स लगी हुई हैं, तो उनको आपको स्विच ऑफ कर देना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होता है, बिजली की बचत होती है। तो यहाँ पर हम कहीं ना कहीं एक तरीके से सस्टेनेबिलिटी अपना रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है ना, उसको हाई बनाती है। अब इसके साथ साथ काफ़ी सारे ऐसे चीज़ हैं जो कहीं ना कहीं और हमारी जो लाइफ स्टाइल पर मैटर करते हैं। ठीक है, जैसे कि फाइनेंशियल रिसोर्स हो गया, नॉलेज हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, स्किल हो गया। आज के समय में हमने देखा कि वर्ल्ड जो है ना काफ़ी आगे निकल रहा है। हम मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ का काफ़ी एक्सटेंसिव स्केल पर यूज़ कर रहे हैं। एम्पल अमाउंट में हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे पास अवेलेबल है। अब वहीं पर अगर हम टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल करने लग जाएंगे, देन हमारे को ही उसके जो हार्मफुल जो इफेक्ट है ना, वो देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो हमारी एक तरीके से अगर हम पूरे की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अगर हाई करना चाहते हैं ना, देन हमारी कंट्री में रिसोर्सेज होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अदर रिसोर्सेज के अलावा फाइनेंशियल रिसोर्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, फाइनेंशियल रिसोर्स हो गया, नॉलेज हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया और स्किल हो गया। सपोज़ कि आपके पास एक गाड़ी है, एक कार है, मगर अगर आपको चलानी ही नहीं आती, आपके पास स्किल ही नहीं है, टेक्नोलॉजी है, नॉलेज भी है कि कैसे चलाते हैं, बट आपके पास स्किल नहीं है, तो क्या आप उस कार का क्या करेंगे? कबाड़े में बिक जाएंगे ना फिर वो तो। ठीक है, कबाड़े में रद्दी भर के मतलब माफिक हो जाएगी फिर वो। ठीक है, तो इसीलिए कहीं ना कहीं जो है ना, एक ये सारी चीज़ जो है ना अवेलेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो क्या हो जाएगा भाई, बाहर
बेकार चले जाएंगे, फिर वो डस्टबिन में आपको भेजना पड़ेगा, कूड़ेदान में, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें इनके अलावा कौन कौन सी चीज़ें हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं, दैट इज़ द ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और ट्रेड, ठीक है। ये कहीं ना कहीं हमारी जो लाइफ को जो है ना एक तरीके से और ज़्यादा आसान बना देते हैं। ट्रांसपोर्ट इन द सेंस कि ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है कि यहाँ पर एक पीपल जो है एक जो पर्टिकुलर मान लेते हैं हम कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर एक बंदे को जो है ना छोड़ दें वहाँ पर, ठीक है। अब वहाँ पर उसे ले जाकर जो है ना एक जगह से उठाया और दूसरी जगह पर ले जाकर छोड़ दिया। अब उस बंदे की जगह जो है ना उस क्या हो सकता है कि जो मान लेते हैं हम कुछ सामान हो सकता है, ठीक है, सामान हो सकता है, उस सामान को एक जगह से ले जाकर दूसरी जगह छोड़ देना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम उदाहरण की बात करें, यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर हम अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ का यूज़ करते हैं। क्या करते हैं कि हम एक सामान को लाइक आपके जो घर में काफ़ी बार सामान वगैरह आता होगा, तो आप क्या करते हैं कि काफ़ी बार जो है ना आप अपनी मम्मी की पापा की हेल्प करते हैं एक चीज़ को दूसरी जगह ले जाने में, ठीक है। एक तरीके से अगर आपके पास ट्रांसपोर्ट के लिए अगर कोई बाइक वगैरह है, साइकिल वगैरह है, तो वहाँ पर आपके जो वारे न्यारे हो जाएंगे, ठीक है, आपकी मौज आ जाएगी। मगर वहीं पर अगर आपको वो काम पैदल पैदल करना पड़ रहा है ना, तो कहीं ना कहीं आपका जो है ना पसीना निकलने वाला है, ठीक है। तो इसीलिए ट्रांसपोर्ट जो फैसिलिटीज़ हैं वो कहीं ना कहीं हमारी चीज़ों को और ज़्यादा आसान बना देती हैं। जैसे कि ट्रेन होगी, अब ट्रेन तो पटरी पे चलेगी ना, पटरी पे चलती ट्रेन, ठीक है, और हवाई जहाज़ हवा में उड़ता है। अब जो हवाई जहाज़ हवा में उड़ता है ना, और क्या नाम है, आपने देखा होगा कि गाड़ियाँ भी चलती हैं, रोडों पर ट्रक वगैरह चलते हैं, तो वहाँ से क्या करते हैं कि वो जो है ना सामान को एक जगह से दूसरी जगह ढोने लग जाते हैं, ठीक है। ये ढोना ही किसकी वजह से पॉसिबल हो पा रहा है? ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ की वजह से। अगर आप एक जगह से कहीं दूसरी जगह जा पा रहे हैं तो क्यों हो रहा है? वो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ की वजह से। तो इसीलिए ट्रांसपोर्ट के साथ साथ जो कम्युनिकेशन है ना, उसने भी कहीं ना कहीं हमारी लाइफ को एक जो पीपल हैं उनको एक साथ जोड़ कर रख दिया है। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? जो कहीं ना कहीं एक तरीके से एक दूसरे के बीच में जो है ना एक तरीके तार बांधते हैं, ठीक है। तार बांधने का मतलब है लिंक क्रिएट करते हैं, ठीक है। मानकर चलिए कि आप है ना आगे को क्या करते हैं, अगर आपके पास अभी मोबाइल नहीं है तो आगे को क्या करते हैं आप जो है ना आगे आने वाले 2-4 सालों में मोबाइल खरीद लेंगे, ठीक है। आपके पास एक पर्सनल मोबाइल फ़ोन होगा। अगर आप अभी लैपटॉप या पीसी या फिर कुछ और यूज़ कर रहे हैं इन द सेंस, ठीक है। अब आगे जब आपके पास मोबाइल होगा तो उस समय पर आप उसमें फेसबुक भी चलाएंगे, इंस्टाग्राम चलाएंगे, और बहुत बतेरी जो वो है कि मतलब क्या कहते हैं उन्हें, ऐप वगैरह हैं उन्हें चलाओगे, ठीक है। उन्हें चलाओगे तो उसके बाद क्या होगा, उनसे जो है ना आप जो तरह तरह के जो लोग हैं उनसे आप इंटरेक्ट हो गए। जब तरह तरह के लोगों से आप इंटरेक्ट हो गए तो उसमें क्या होगा कि एक तरीके से एक जो लिंक है ना, एक जो हम बोल सकते हैं कि एक तार सा जो है ना एक दूसरे में बंध सा जाएगा और हम एक दूसरे से जुड़ पाएंगे। तो कहीं ना कहीं आज के समय में जो टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है और उसने जो कम्युनिकेशन के तार है ना एक दूसरे के से इस तरीके से बांध दिए हैं कि आज के समय हर कोई जना जो है ना या तो फेसबुक चला रहा है, इंस्टाग्राम चला रहा है या यूट्यूब चला रहा है, रील देख रहा है उस पर बैठ कर, ठीक है। चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हैं इस बात पर, ठीक है। आप बस पढ़ने में फोकस कीजिए, ठीक है। यहाँ पर तो कम्युनिकेशन के बारे में हमने पढ़ लिया। अब यहाँ पर ट्रेड की बात करते हैं। ट्रेड का मतलब क्या होता है भाई? अब यहाँ पर देखिए ट्रेड का मतलब ये होता है कि आपने कुछ चीज़ दी और उसके बदले कुछ चीज़ ले ली। देखिए जब हम एक व्यापार करते हैं ना, बिजनेस करते हैं, तो उसमें ट्रेड का ही ऑप्शन होता है। देखिए जब अभी आप बाजार में क्या जाते हैं, सब्जी खरीदने जाते हैं, ठीक है। लाइक जो कहते हैं ना साप्ताहिक बाजार जो लगते हैं उसमें जो है ना काफ़ी सारे जो है ना जो वेंडर्स आते हैं वो अपनी जो सब्जी वगैरह बेचने आते हैं, ठीक है। अब वहाँ पर देखिए वहाँ पर जो है आप क्या करते हैं कि पैसा देते हैं और सामान खरीदते हैं। वो वहाँ पर जो है ना बिजनेस कर रहे हैं अपना, ठीक है, ट्रेड कर रहे हैं। ऐसे ही जो ट्रेड होती है वो नेशनल लेवल पर भी होती है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, ठीक है, एक राज्य से दूसरे राज्य, एक कंपनी में से दूसरी कंपनी तक, और एक ये जो ट्रेड है वो इंटरनेशनल लेवल पर भी प्रैक्टिस होती है। बायलैटरल भी हो सकती है, मल्टीलैटरल भी हो सकती है, वो सब हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गुड्स होता है, ठीक है, अमंग पीपल लिविंग इन ना डिफरेंट रीजन्स ऑफ द कंट्री और वर्ल्ड, ठीक है। यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया। तो यहाँ पर यही सारी चीज़ें हमने पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। इस चैप्टर का पूरा सार मैंने आपको दे दिया है। यहाँ पर अब हम FDI चालू करते हैं। नाउ एज यू ऑलरेडी नो दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ FDI, कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हो गया है, ठीक है। मतलब ये यहाँ पर ये है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में यहाँ पर जो लोग हैं ना क्या करेंगे, जो बाहर के मतलब बाहर कंट्री के लोग हैं क्या करेंगे, वो क्या सोचेंगे कि भाई एक काम करते हैं यार, हमारे पास जो ना पैसा बहुत तगड़ा आ रहा है, क्या करते हैं कि हम जो ना किसी और कंट्री में जाते हैं और देखते हैं यार वहाँ पर कुछ बिकाऊ है क्या,
बिका हुआ है, या फिर नहीं है तो हम एक बार उसमें इन्वेस्ट कर देंगे, क्या पता वो बिजनेस ग्रो हो जाए, और जब वो बिजनेस जो है ग्रो कर जाएगा तो उसमें से जो प्रॉफिट आएगा हमें भी उसका शेयर मिलेगा। तो उस शेयर को बोलते हैं, उस शेयर में उस जो प्रॉफिट मिल रहा है ना उसमें इन्वेस्ट करा गया उसका माध्यम होता है इक्विटी का। ठीक है, इक्विटी का माध्यम होता है अगर कोई कंपनी आ रही है यहाँ पर कैपिटल अपनी जो बेस बना रही है वहाँ पर वो क्या कर रही है, फिर यहाँ पर एफडीआई लेकर आ रही है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेकर आ रही है, यानी एफडीआई बोलते हैं उसको। ठीक है, इन्वेस्टमेंट करने आ रही है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट करने आ रही है। तो यहाँ पर एफडीआई की काफ़ी सारी डेफिनेशंस हैं अकॉर्डिंग टू आईएमएफ। एफडीआई की डेफिनेशन इज़ द कैटेगरी ऑफ इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट जो कि रिफ्लेक्ट करता है ऑब्जेक्टिव को, जिसमें एक जो कंट्री है, एक कंट्री है जिसमें एक रेजिडेंट रहता है और वो दूसरी इकोनॉमी में जाता है और वहाँ पर किसी एंटरप्राइज में इन्वेस्ट करता है, तो इसको बोलते हैं एफडीआई। ऐसे ही आरबीआई ने कुछ डेफिनेशन दी है, मगर सिंपल मायने में अगर समझा जाए ना तो ये एक तरीके का इन्वेस्टमेंट है जो एक इंडिविजुअल के द्वारा करा जाता है किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में, किसी एक दूसरी कंट्री की में, ठीक है, बिजनेस में भी। ठीक है, और दूसरी कंट्री का ही वो बिजनेस होगा। ठीक है, तो मगर वो जो पर्सन जो इन्वेस्ट कर रहा है ना वो कहीं और किसी और कंट्री में है। जैसे कि मानकर चलिए आप आज ये देश छोड़ देते हैं, सपोज मैं खाली एग्जांपल दे रहा हूँ, आप आज ये देश छोड़ देते हैं और मैंने यहाँ पर एक बहुत बड़ा बिजनेस खोल कर रखा है। अब क्या होता है कि मेरा जो है ना बिजनेस डूब रहा, भाई मेरे पास पैसे नहीं बचे, मैंने जितने पैसे थे सब लगा दिए। अब जितने लगा दिए उसके बाद मेरे पास तो पैसे नहीं बचे, अब मैं अपने बिजनेस में क्या लगाऊँ, मेरा बिजनेस मैं तो बैंकक्रप्ट हो जाऊँगा। अब आपको ये पता चलती है कि सर का बिजनेस चल रहा है और सर की काफ़ी अच्छी कंपनी और प्रॉफिटेबल भी हो सकती है, अगर मैं इन्वेस्ट कर दूं थोड़ा बहुत तो क्या पता कि सर की बिजनेस चल जाए और उसमें से प्रॉफिट मुझे मिलेगा। अब आप क्या करते हैं कि आप ये करते हैं कि मेरे पास कमी किस चीज़ की पड़ रही है, कंप्यूटरों की कमी पड़ रही है, तो मुझे मेरे पास कंप्यूटर खरीदने के लिए पैसे नहीं। आप क्या करते हैं, आप मेरी कंपनी में आते हैं और कंप्यूटर मुझे खरीद कर देते हैं। ठीक है, कंप्यूटर जब आप मुझे खरीद कर दे देंगे तो यहाँ पर आप मुझे कंप्यूटर के साथ साथ जो है ना काफ़ी सारी स्किल्स उसका नए कंप्यूटर की सिखा कर जाएंगे। तो आपने स्किल में भी और जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट कंप्यूटर में भी क्या करा, इन्वेस्ट करा है। ठीक है, अब यहाँ पर आप मुझसे ये डिमांड रखते हैं कि सर आप मुझे अपने कंपनी का 10% का हिस्सेदार बना लीजिए। तो वो होती है पूरी की पूरी इक्विटी, जिसमें अगर प्रॉफिट होगा तो भी आपको मिलेगा, लॉस होगा तो आप भी शामिल होंगे उसी में। ठीक है, ये बात आपको समझ में आएगी। तो यहाँ पर यही चीज़ें होती हैं। ठीक है, दिस इन्वेस्टमेंट डजंट इंक्लूड मनी बट ऑन, यहाँ पर मनी के साथ साथ नॉलेज, टेक्नोलॉजी, स्किल और एम्प्लॉयमेंट भी इंक्लूड होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर अगर कोई भी कंपनी, फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट को कस्टमर केयर की ज़रूरत पड़ती है कि अगर उसके प्रोडक्ट अगर ख़राब हो जाते हैं कल को, तो वो कस्टमर केयर पर अगर कोई भी बंदा है पूरे क्या नाम है संसार में वो कंप्यूटर का यूज़ कर रहा है, अब जब वो उसको यूज़ कर रहा है तो भाई उसको प्रॉब्लम्स भी तो आ सकती हैं। जब प्रॉब्लम्स आ सकते हैं तो वो किसके पास जाएगा, तो ऑब्वियसली वो कस्टमर केयर पर कॉल मिलाएगा, जैसे कि आप सब लोग मिला देते हैं जब आपका नेट वगैरह नहीं चलता है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है कि कस्टमर के कॉल उठाते हैं। अब वो कस्टमर केयर के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने क्या करा कि हमारी कंपनी हमारी कंट्री में आया, वहाँ यहाँ पर आकर उसने जो ना बिजनेस सोर्स कर लिया। ठीक है, एक बीपीओ खोल दिया जहाँ पर उसने भर्ती करी काफ़ी सारे लड़कियों की और लड़कों की, यानी जो मेल एंड फीमेल है उनकी भर्ती करी, और उसके बाद उनको काम दिया कि उनको समझाया कि अगर ऐसे ऐसे कॉल आती है तो आपको इनको रेजोल्यूशन प्रोवाइड कराना है। तो एक तरीके से उसने जॉब भी प्रोवाइड कराई है, उन जो बच्चे हैं मेल एंड फीमेल उनको स्किल्स भी प्रोवाइड कराई है। तो इसी तरीके से एक तरीके से स्किल भी, नॉलेज भी, और कहीं ना कहीं एक तरीके से जॉब भी प्रोवाइड कराते हैं सारी चीज़ें। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई ना। तो यहाँ पर यही है कि एक तरीके से अगर हम फुल्ली डेवलप होना चाहते हैं तो हमारे पास टेक्नोलॉजी, रॉ मटेरियल्स, इक्विपमेंट और जो ह्यूमन रिसोर्स है ना, ये सारी चीज़ें होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए एफडीआई को जो है ना, एफडीआई हमारे कंट्री में मतलब अलाउ नहीं थी, लाइक पूरी तरीके से अलाउ नहीं थी, बट हाँ धीरे धीरे इसकी जो चांसेस हैं वो खुलते गए। अब क्या हुआ था कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था ना तो हम क्लोज इकोनॉमी प्रैक्टिस कर रहे थे। वो इकोनॉमी की कॉन्सेप्ट है। ठीक है, क्लोज इकोनॉमी क्या होती है, क्लोज इकोनॉमी प्रैक्टिस कर रहे थे। जब आप इतना समझिए क्लोज इकोनॉमी प्रैक्टिस कर रहे थे, मगर धीरे धीरे जो ना हमने जो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसमें क्या करा था, एग्रीकल्चर पर ज़्यादा फोकस करा था। दूसरे में हमने जो ना इंडस्ट्रियलाइजेशन पर फोकस करा था। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या हुआ कि हमारा जो पहले तो हमारा जो क्या नाम है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट था वो सही चल रहा था, बैलेंस ऑफ ट्रेड मेंटेन थी, मगर धीरे धीरे क्या करा कि हमारी जो डिमांड्स है, हमारी जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होती गई। फिर हमारी कंट्री में काफ़ी सारे वॉर भी हुए हैं और फिर उसके बाद फैमाइन भी आए हैं। ठीक है, और उन सारी चीज़ों की वजह से जो है ना कहीं हमारी जो कंट्री थी कहीं ना कहीं जो
बहुत सारी जो कहते हैं ना कि एक स्टारवेशन, मतलब एक तरीके से भूखमरी हो गई थी हमारी कंट्री में, और उस चीज़ को कहीं ना कहीं टैकल करने के लिए हमने क्या करा, काफ़ी सारे जो अनाज वगैरह है वो बाहर की कंट्रियों से इंपोर्ट करने चालू कर दिए, और वहीं से हमारा जो इंपोर्ट का सेक्शन है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। इंपोर्ट हम अमेरिका से ही करते थे, ठीक है, अमेरिका से हमने फूड क्रॉप है वो इंपोर्ट करे थे, ठीक है, जब तक ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं आया था हमारी कंट्री में। फिर ग्रीन रेवोल्यूशन बहुत अच्छे तरीके से स्प्रेड हुआ और काफ़ी अच्छे तरीके से पूरी कंट्री में फैल गया, और उससे क्या हो गया, हमारी जो सेल्फ सफिशिएंसी क्रिएट हो गई इन टर्म्स ऑफ फूड, ठीक है। तो हम फूड ही सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करा करते थे, मगर आज के समय में जो हमारा इंपोर्ट का बिल है ना वो ज़्यादातर पेट्रोलियम जो है ना सेक्शन उस पर ज़्यादा फटता है, ठीक है। तो उसके बाद से हमारी जो मतलब धीरे धीरे हमने जो एफडीआई को अलाउ करना चालू कर दिया, फिर इसके बाद से ये पॉलिसी जो है ना कंटिन्यू रही, ठीक है। आपकी बुक में एक टर्म दे रखी है, दैट इज़ दी ओपन जनरल लाइसेंस, ठीक है। ओपन जनरल लाइसेंस ये होता है कि ये जो ना जो एक्सपोर्टर्स होते हैं डोमेस्टिक सप्लाई के लिए जो एक्सपोर्ट करते हैं हमारी कंट्री में, बाहर की कंट्री वाले, ठीक है, एक्सपोर्ट जो करते हैं हमारी कंट्री में, ठीक है, उनको ये लाइसेंस दिया जाता है, 2 साल तक के लिए वैलिड होता है, या उसके बाद फिर दोबारा से रिन्यू कराना होता है। तो कुछ इसकी पॉलिसी होती है, तो ये इसी प्रकार का लाइसेंस होता है जो एक्सपोर्टर्स को दिया जाता है, ठीक है। ये ओपन जनरल लाइसेंस, ठीक है। इन द बिगिनिंग ऑफ 1990 एफडीआई वाज एक्सेप्टेड, बिगिनिंग ऑफ 1990। देखिए यहाँ पर जो है ना लिबरलाइजेशन आने वाला, हमारी जो इकोनॉमी जो इंडिपेंडेंस के बाद क्लोज चल रही थी, लाइसेंस राज हुआ करता था, मगर उसके बाद से धीरे धीरे अब हम यहाँ पर अपनी इकोनॉमी को पूरी तरीके से खोलने वाले हैं, ओपन करने वाले हैं, यानी मल्टीनेशनल कंपनीज़ को काफ़ी सारे दरवाजे देने वाले हैं, ताकि वो हमारी कंट्री में आए और काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें इन टर्म्स ऑफ स्किल, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, या फिर वो हो सकता है कुछ और भी, ठीक है, इक्विटी शेयर में, ठीक है। तो इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट को और ज़्यादा अट्रैक्ट करने के लिए हमारे यहाँ पर रूल्स को जो है ना बहुत आसान कर दिया गया, ठीक है, धीरे धीरे आसान करेगा। तो इससे क्या होगा कि हमारे जो देश में जो टर्सरी सेक्टर है वो काफ़ी धड़ल्ले से ग्रो करने लगा था, धड़ल्ले से यानी बहुत अच्छी तरीके से उसने ग्रोथ पकड़ी, ठीक है, मगर वहीं पर हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो कहीं ना कहीं हैम्पर कर गया, ठीक है। अब ये जो एफडीआई है 1990 के बाद इसको फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो 1999 की है इसके अंडर रेगुलेट करा जाने लगा, मगर प्री लिबरलाइजेशन 1990 से पहले क्या हुआ करता था कि जो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट है ना इसके अंडर इस चीज़ को, इन सारी चीज़ों को रेगुलेट करा जाने लगा था, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जब हमारी कंट्री जो है एक क्लोज इकोनॉमी फॉलो कर रही थी ना, तो उस समय पर जितना भी इंपोर्ट हुआ करता था ना उस पर लाइसेंस लगाया करता था, यानी एक ड्यूटी लगा करती थी, एक टैक्स लगा करता था, मगर उस चीज़ को कहीं ना कहीं फिर क्या करा कि ओपन जनरल लाइसेंस में डाल दिया गया इसको, ठीक है, इंपोर्ट को, जो इंपोर्ट होता था यानी एक्सपोर्टर जो बाहर की कंट्रियों में से एक्सपोर्ट करा करते थे हमारे इंडिया में और हम इंपोर्ट करा करते थे, तो उसको इसमें डाल दिया। तो इस तरीके से हमारी जो कंट्री की जो डिमांड्स है ना वो धीरे धीरे हमारी कंट्री की जो पीपल्स की डिमांड थी वो फुलफिल होने लगी, ठीक है। अब यहाँ पर एफडीआई को काफ़ी अच्छा जो मतलब एक तरीके से एक टूल, एक इफेक्टिव टूल समझा जाने लगा। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो पैसा आता था फाइनेंशियल रिसोर्सेज के रूप में उसको लोन की तरह समझा जाने लगा, और जो अदर टाइप के जो इन्वेस्टमेंट हुआ करता था उसको एफडीआई पूरा का पूरा कंसिडर करा जाने लगा, यानी लोन हो या कुछ भी एफडीआई रहेगा, चाहे वो किसी भी तरीके से इन्वेस्टमेंट हो रहा हो। ये बात आपको समझ में आ गई? चले आगे चलिए। अब यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देखिए हमारी कंट्री में 2 प्रकार के रूल फॉलो करे जाते हैं, एक तो ऑटोमेटिक रूट है, ठीक है, 2 रूल है, एक ऑटोमेटिक रूट, ठीक है, एक गवर्नमेंट रूट। ऑटोमेटिक रूट में क्या होता है कि यहाँ पर जो है ना आप सीधे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मगर कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं हमारे यहाँ पर जहाँ पर आपको जो ना इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक प्रायर परमिशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, दैट इज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, ठीक है। मगर ऑटोमेटिक रूट वाले जो है इसमें आप टोटली 100% तक कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, यानी 100% तक आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यानी एक पूरी की पूरी कंपनी को ऑन कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई? यानी एक मानकर चलिए एक कंपनी है जैसे कि फ्लिपकार्ट के जो 70% शेयर है ना वो वॉलमार्ट के हैं, ठीक है, वॉलमार्ट एक कंपनी है, ठीक है, उसके शेयर हैं। अब ऐसे ही अगर मैं और कंपनी की बात करूँ, अगर मैं आगे चलकर एक कंपनी खोलता हूँ दैट इज़ द सामू ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़, अब एक ग्रुप बना देता हूँ इंडस्ट्रीज़ का, काफ़ी सारे जो फील्ड है उनमें मैं
उसमें हाथ डाल देता हूँ और उनमें इन्वेस्टमेंट करने लग जाता हूँ, आगे चलकर मेरे को जो है ना एक तरीके से रिसेशन या फिर एक तरीके से मेरी जो कंपनी है वो यानी बैंकरप्ट होने की कगार पर आ जाती है। तो उस समय पर एक कंपनी आती है जो कहती है कि मैं आपकी कंपनी को पूरा का पूरा खरीदना चाहती हूँ, ठीक है, एक पूरी की पूरी कंपनी को खरीदना चाहती हूँ, तो मैं आपको इतने पैसे दूंगी। तो उसमें वो 100% इन्वेस्ट करेगी और उसकी जो ऑनरशिप है ना वो ट्रांसफर हो जाएगी मुझसे उसको, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए यहाँ पर गवर्नमेंट वाला रूट समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसे सेक्टर्स बताता हूँ, एक ऐसे जगह बताता हूँ जहाँ पर कुछ चीज़ें परमिटेड है, कुछ चीज़ें नहीं, ठीक है। यहाँ पर दो हैं, जैसे कि जहाँ पर एफडीआई परमिटेड है, ठीक है, जैसे कि लॉटरी बिजनेस यहाँ पर प्रोहिबिटेड है, ठीक है, और जहाँ पर परमिटेड है मैं भी दिखाऊंगा। प्रोहिबिटेड है लॉटरी बिजनेस में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, ठीक है, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट, प्राइवेट लॉटरी और ऑनलाइन लॉटरीज में, ठीक है। और ऐसे ही गैम्बलिंग और बैटिंग में भी कोई भी इन्वेस्ट नहीं कर सकता, चिट फंड में भी, निधि कंपनीज में भी, और ट्रेडिंग इन ट्रांसफरेबल राइट्स में भी, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब रियल एस्टेट बिजनेस हो गए, कंस्ट्रक्शन हो गए, फार्म हाउस कोई कंस्ट्रक्ट कर बेच नहीं सकता, ठीक है। ऐसे ही अदर जो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स होते हैं, कमर्शियल प्राइमाइसेस होते हैं, रियल एस्टेट की किसी में भी जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, यानी एफडीआई जो है परमिटेड नहीं है इन सेक्टर्स में, ठीक है। अब दूसरे भी जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिगार से और सेरोट्स और ये कुछ अदर प्रोडक्ट हैं, ठीक है, टोबैको वगैरह के, ठीक है, तो इनमें भी प्रोहिबिटेड है। एटॉमिक एनर्जी में भी प्रोहिबिटेड है और रेलवे ऑपरेशंस में भी प्रोहिबिटेड है। मगर धीरे धीरे ये जो एक्टिविटीज़ हैं कहीं ना कहीं प्राइवेट की तरफ जा रही हैं, इनमें इन्वेस्टमेंट हो रहा है प्राइवेटाइज। जैसे कि एक रेल चलाई जा रही है, क्या नाम है उसका, तेजस रेल है शायद, ठीक है, जो प्राइवेटली ओन है और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की पटरी पर भाग रही है वो रेल, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब कुछ ऐसे एरियाज़ भी हैं जहाँ पर जो एफडीआई है वो परमिटेड है। कौन से, एग्रीकल्चर इन एंड एनिमल हस्बेंड्री, प्लांटेशन, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस और सर्विस सेक्टर। पहले डिफेंस में नहीं था मगर आज के समय में डिफेंस में भी है, ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग, प्रिंट मीडिया, ये कुछ ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पर जो एफडीआई है वो परमिटेड है, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। और ये भी कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एफडीआई का जो पोर्शन है वो खत्म हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमारे इंडिया में 2000 से लेकर 2022 तक तकरीबन 847 बिलियन जो है एफडीआई आया है। अब सबसे ज़्यादा जो एफडीआई है सिंगापुर से आता है, और उसके बाद अगर हम सेक्टर स्पेसिफिक की बात करें तो यहाँ पर कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से आता है, ठीक है, एफडीआई यहाँ पर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इंडिया में, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। चलिए, तो ये पूरा का पूरा चैप्टर तो नहीं ख़त्म हुआ है, ठीक है, अभी ट्रेड रह गई है, ट्रांसपोर्ट रह गई है, और बस यही दो हैं, और इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी रह गई है। तो चलिए आपसे फिर से मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में, मगर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी, ठीक है। तो आपसे फिर से मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में जिसमें हम ट्रेड के बारे में पढ़ने वाले हैं, मगर पहले ट्रांसपोर्ट को देखेंगे, ठीक है, पहले ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे फिर उसके बाद ट्रेड पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद।